देखिए आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें आज बायोलॉजी का जो आखिरी एक रहता है कुछ सी की पार्ट वो हमने कवर कर लेना है। और मेरे हिसाब से जो अच्छा एग्जामिनर होगा वो आज के इस लेक्चर में से कम 1 से 2 क्वेश्चन डालेगा, क्योंकि एक अच्छा एग्जामिनर ब्लड में से एक ना एक क्वेश्चन बायोलॉजी में डालता ही है। तो आपने जो डिटेल से ध्यान से थोड़े से पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना है कि ये थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप इसको ध्यान से देखिए, अपने नोट्स को तैयार कीजिए। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच इज द कनेक्टिव टिश्यू दैट डिलीवर्स नेसेसरी सब्सटेंसेस सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल। वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे सेल्स को न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, दैट इज ब्लड। ठीक है, ब्लड का मेन काम क्या है, ब्लड का मेन काम है ये न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को एक वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर करता है। ठीक है जी, देखिए ब्लड जो है वो 2 पोर्शन से मिलके बना होता है। ये इसके 2 पोर्शन होते हैं, कौन कौन से, एक पोर्शन को हम कह सकते हैं फ्लूइडी पोर्शन जो एक फ्लूइड टाइप होता है, और एक होता है सॉलिड पोर्शन। ठीक है जी, जो फ्लूइडी पोर्शन होता है उसे कहा जाता है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, इसे कहा जाता है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, इसमें जो मेनली है, इसमें जो इसका 90% पार्ट है वो कौन सा है, वो वाटरी पार्ट है। ठीक है, ये 90% वाटर है। ठीक है, जो ब्लड का वाटरी पार्ट है उसे कहा जाता है ब्लड प्लाज्मा, और जो ब्लड का सॉलिड पार्ट है, जहां हम कह सकते हैं सेलुलर पार्ट है, ठीक है, जो सेलुलर पार्ट है उसे कहा जाता है ब्लड सेल्स। ठीक है, उन्हें कहा जाता है ब्लड सेल्स। जो हमने अब तक डिटेल में पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि ब्लड में मेनली 3 टाइप के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, इसे कह सकते हैं रेड ब्लड कॉर्पल्सेस, एंड व्हाइट ब्लड सेल, एंड लास्ट इज प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। जो 3 प्रकार के, ठीक है, 3 टाइप के सेल्स होते हैं ब्लड में। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें। जो आरबीसी है, ठीक है, जो आरबीसी हैं उन्हें कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इन्हें कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये आप इसको लिख लीजिएगा, एरिथ्रोसाइट्स। जो डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी हैं उन्हें कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। और जो प्लेटलेट्स हैं उन्हें कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स हैं जो, उन्हें कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ये आपने देखना है कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। देखिए जो ब्लड है वो मेनली 2 प्रकार से ट्रांसफर होता है। ठीक है, एक होता है थ्रू आर्टरीज, ठीक है, एक होता है थ्रू आर्टरीज, और एक होता है थ्रू वेन्स। ठीक है, आर्टरीज में से जो ब्लड ट्रांसफर होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है वो होता है थ्रू आर्टरीज, एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ट्रांसफर वो होता है थ्रू वेन्स। देखिए इसमें एक एक्सेप्शन है, देखिए आर्टरीज में पुल्मोनरी आर्टरी होती है, पुल्मोनरी आर्टरी होती है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये ओनली आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करती है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आपने इसको ध्यान से, यही क्वेश्चन होगा, यही एग्जामिनर डालेगा कि कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। उसी प्रकार पल्मोनरी वेन, ठीक है, उसी प्रकार पल्मोनरी वेन है जो कि कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मेनली आर्टरीज का क्या काम है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, और वेन्स का क्या काम है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। बट एक्सेप्शन क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, और पल्मोनरी वेन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आता है कि ब्लड का पीएच कितना होता है। ब्लड का पीएच होता है 7.4। तो ये क्या शो करता है कि ब्लड क्या होता है, वो स्लाइटली अल्केलाइन होता है। ठीक है, स्लाइटली अल्केलाइन होता है। अल्केलाइन मतलब थोड़ा स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि एक देखिए स्केल होता है जिसमें 7 होगा, 7 के नीचे वाले इधर को अगर 6, 5 ये चले तो ये क्या हो जाता है एसिडिक, और जो इसके ऊपर जो आते हैं वो होते हैं बेसिक। तो जो 7.4 है ब्लड का पीएच, तो मतलब ये स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली अल्केलाइन है। तो आपने ये चीज याद रखनी है। तो क्वेश्चन आता है कि ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4, दैट इज इट इज स्लाइटली अल्केलाइन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है वो कितना होता है, तो मैंस में जो मेल होते हैं उनमें ये 6.8 लीटर के लगभग होता है, और वुमेन में ये 6 लीटर होता है।
ठीक है जी। ये आपने याद रखना कि ह्यूमन जो मेल है उनमें 6.8 लीटर ब्लड होता है और वुमेन में 6 लीटर होता है, ठीक है। वुमेन में मेनली 500 मिलीलीटर के जो है मुकाबले वो कम होता है, मतलब मेल्स में अगर 6.8 लीटर होगा तो वुमेन्स में लगभग अप्रोक्सीमेटली 6.3 लीटर हो सकता है, 500 मिलीलीटर कम होगा वुमेन्स में, ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया क्वेश्चन, हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड, दैट इज 7.4। ये आपके पेपर के एमसीक्यूज हैं जो अभी तक पेपर में आ चुके हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, नेक्स्ट आता है कि फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नाउन एज ब्लड प्लाज्मा। ये भी हमने कवर कर लिया। देखिए, अब ब्लड प्लाज्मा की बात आएगी तो इसको और भी थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं डिटेल में। देखिए, ब्लड प्लाज्मा में जो होता है, जो मेनली वाटरी पार्ट है ये, ठीक है, जो ब्लड का वाटरी पार्ट है उसे कहा जाता है ब्लड प्लाज्मा। और ये मेनली 90% इसमें क्या होता है, वाटर होता है, 90% वाटर होता है और 7% इसमें होते हैं कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं और पीछे जितना रह गया उसमें होते हैं कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं इसमें, यानी कि 90% ये वाटर है, 7% इसमें प्रोटीन्स हैं। और इसमें कौन कौन से प्रोटीन हैं, इसमें है एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड लास्ट इज फिब्रिनोजेन। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा क्या है, जो वाटरी पार्ट है ब्लड का उसे कहा जाता है ब्लड प्लाज्मा। और इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है जी, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करता है टू द बॉडी टिश्यू, ठीक है, बॉडी की टिश्यूज तक ये ट्रांसफ़र करता है हमारे न्यूट्रिएंट्स को। और इसके साथ जो भी ये वेस्ट मटेरियल है, एंड जो वेस्ट मटेरियल है उसको ये रिटर्न लेके आता है, वापस लेके आता है कहाँ, किडनी में, ठीक है। ये वापस वेस्ट मटेरियल को कहाँ वापस लेके आता है, किडनी में वापस लेके आता है। तो ये है ब्लड प्लाज्मा का काम कि ये न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी टिश्यू तक ट्रांसफ़र करता है और वेस्ट मटेरियल को बॉडी टिश्यू से किडनी तक ट्रांसफ़र करता है। ये था इसका काम। इसके साथ इसका दूसरा क्या काम है, ये ब्लड की जो पीएच है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड पीएच को रेगुलेट करने में काम जो हेल्प करता है, दैट इज ब्लड प्लाज्मा। और इसमें जो, ठीक है, ये और जो हमारा ब्लड है, अगर हमारा 100% ब्लड है तो 100 में से जो 60% पार्ट क्या है ब्लड का, वो है ब्लड प्लाज्मा। मतलब कि 60% ब्लड क्या है, वो वाटर ही है, ठीक है। ब्लड में 60% पार्ट उसका ब्लड का वाटर है, तो वो क्या है, 60% क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है। तो इसकी आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज, ठीक है, 120 दिन की लाइफ स्पैन होती है आरबीसी की। तो आरबीसी के बारे में हम डिटेल में कुछ पढ़ लें, ठीक है। आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और ये इसकी शेप क्या होती है, आरबीसी की शेप क्या होती है, अगर आपने मेरे पीछे के लेक्चर 11 लेक्चर देखे हैं तो उसमें हमने डिस्कस किया था जब हम सेल पढ़ रहे थे कि आरबीसी की शेप क्या होती है, बाई कनकेव होती है, ठीक है, बाई कनकेव होती है आरबीसी की शेप। उसके अलावा इसमें एक पिगमेंट होता है, आरबीसी में एक पिगमेंट होता है जिसे आप एक प्रोटीन कह सकते हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है आरबीसी में, जिसका काम क्या होता है, ये काम करता है ऑक्सीजन को कैरी करने में, ऑक्सीजन को कैरी करता है ये वन बॉडी पार्ट से अदर बॉडी पार्ट तक, ठीक है। तो आरबीसी में वो कौन सा पिगमेंट, वो कौन सा प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है, डेट इज हीमोग्लोबिन। और जो हमारे ब्लड का रेड कलर है वो भी यही प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, डेट इज आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। और वो कहाँ, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा देखिए, आरबीसी एक ऐसी हमारी बॉडी में सेल ऑर्गेनेली है जिसमें न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, ठीक है, एब्सेंट होते हैं। देखिए, आरबीसी के साथ एक और है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स। उन ब्लड प्लेटलेट्स भी क्या होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं।
मतलब कि आरबीसी एंड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और आरबीसीज में न्यूक्लियस प्लस माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए किस ऑर्गेनेली को, किसको पार्ट को कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, तो इट इज स्प्लीन, स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी की ठीक है ओल्ड हो जाते हैं, जब वो टूट जाते हैं, तो वो कहाँ जाके उनकी डेथ होती है, वो स्प्लीन में जाके खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। ठीक है जी। और क्वेश्चन आता है कि एवरेज मैन में कितने जो मेल है उसमें कितने आरबीसी होते हैं, तो एवरेज मेल में 14 से 15.6 मिलियन, सॉरी 14 से 15.6 ग्राम, ठीक है, ग्राम प्लस 100 सीसी, इतने आरबीसी होते हैं मेल में, और फीमेल में 11 से 14 ग्राम पर 100 सीसी। ठीक है, तो मेल में होते हैं 14 से 15.6 ग्राम पर 100 सीसी, और फीमेल्स में होते हैं 11 से 14 ग्राम पर 100 सीसी आरबीसी होते हैं। ठीक है, अब आरबीसी जो प्रोड्यूस करता है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होते हैं आरबीसी। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि बोन मैरो क्या होती है, बोन मैरो बोन्स में एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट होता है हर एक एनिमल में। ठीक है जी, और वो प्रोसेस कौन सी है जिसके जरिए आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है एरिथ्रो, ठीक है, एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रोसेस के यहाँ ई लिख लीजिए, एरिथ्रोपोएसिस, जिसके जरिए आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है जी, इस प्रोसेस में जो होती है एक हार्मोन होता है ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन, जो ये हार्मोन होता है ये स्टिमुलेट होता है। ठीक है, और ये हार्मोन कौन सिंथेसाइज करता है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय किडनी, इसे किडनी सिंथेसाइज करती है एरिथ्रोपोएटिन को। तो वो प्रोसेस जिसके जरिए आरबीसी बनता है दैट इज एरिथ्रोपोएसिस, एंड जो हार्मोन इसमें स्टिमुलेट होता है, जो स्टिमुलेट करता है आरबीसी के, ठीक है, प्रोडक्शन को, दैट इज एरिथ्रोपोएटिन, एंड इट इज जो सिंथेसाइज्ड बाय किडनी, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय किडनी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने आरबीसीज होते हैं। ठीक है जी, कितने नंबर ऑफ आरबीसीज होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। देखिए पीछे क्या था कि एक एवरेज जो ह्यूमन में जो हमारा था कि वो हीमोग्लोबिन के हिसाब से था। ठीक है, वो हीमोग्लोबिन था कि 14 से 15.6 होता है, वो हीमोग्लोबिन था ग्राम। ठीक है जी, पर सीसी जो 100 सीसी था। अब आता है हमारी बॉडी में नंबर ऑफ आरबीसीज, वो आरबीसीज कितने होते हैं, वो थे 4.5 से लेके 5 मिलियन, 4.5 से लेके 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, सर पर क्यूबिक एमएम होते हैं ये मेल में। ठीक है, और 4 से लेके 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होते हैं ये फीमेल में, पर क्यूबिक एमएम होते हैं ये फीमेल में। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर नंबर ऑफ आरबीसीज आ जाते हैं, नंबर ऑफ आरबीसीज इन मेल दैट इज 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, एंड इन फीमेल इट इज 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। और अगर पूछ लें हीमोग्लोबिन दैट इज 14 to 15.6 ग्राम पर, ठीक है, वो 100 सीसी, ये था मेल में। और वुमेन जो फीमेल है वहाँ होती है, ठीक है, 11 से 100 ग्राम पर 100 सीसी। ठीक है जी, ये हमने याद रखना है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आता है कि जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं, जैसे कि पहाड़ों पे हिल्स पे रहते हैं, उनमें जो आरबीसीज है वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज। उनमें आरबीसीज, ठीक है, जो लैंड पे रहते हैं उनके मुकाबले ज़्यादा होते हैं, इंक्रीज होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं। ठीक है, देखिए क्यों होते हैं, क्योंकि आरबीसीज का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को, ठीक है, कैरी करना, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो हम देखते हैं कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है एज कम्पेयर टू लैंड के, इसीलिए वहाँ लोगों में जो ब्लड में आरबीसीज के, ठीक है, अमाउंट है वो एज कंपैरिजन लैंड ज़्यादा होती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, ठीक है, और बॉडी के ऑर्गन्स तक प्रोवाइड करवा सके, वहाँ तक ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके साथ देखिए, इसके साथ आरबीसीज की दो कंडीशंस आती हैं। जब अब नॉर्मल इंक्रीज हो आरबीसीज की, अब नॉर्मल इंक्रीज ऑफ आरबीसीज दैट इज नाउन एज पॉलीथीमिया,
स्थीमिया कहा जाता है उसे, ठीक है जी, जब अब नॉर्मल आरबीसीज इंक्रीज हो, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा आरबीसीज बने बॉडी में उसे कहा जाता है पॉलीस्थीमिया। और जब नॉर्मल से कम हो, जब डिक्रीज हो उस तब होता है अनीमिया, ठीक है, जब हम कहते हैं कि अनीमिया होता है, ठीक है, जब आरबीसीज की मात्रा बॉडी में कम होती है, ठीक है, ये हमने याद रखना है। इसके साथ ही हमने याद रखना है कि आरबीसीज को किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, आरबीसीज को जो मेनली डिस्कवर किया था वो डिस्कवर किया था जैन स्वैमरडैम ने, ठीक है, जैन स्वैमरडैम ने। इन्होंने ये डिस्कवर किया था इन द ब्लड ऑफ फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग के ब्लड में इन्होंने डिस्कवर किया था आरबीसीज को। बट इस जो आरबीसीज की डिटेल्ड स्ट्रक्चर जिसके बारे में कि आरबीसी ऐसे होते हैं, ऐसे दिखते हैं, जो इसमें डिटेल में बताया था वो बताया था, ठीक है, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने इसके बारे में बताया था। तो कई बार पेपर में जैन स्वैमरडैम की जगह ल्यूइन वैन, ठीक है, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक दिया गया जाता है ऑप्शन में, तो आपने इसको क्लिक जो भी है टिक करके आना है, ठीक है। ये था सारा हमारा आरबीसी के बारे में। तो नेक्स्ट आता है, देखिए ये हमने डिस्कस कर लिया कि विच सेल ऑर्गेनेली इज विदाउट न्यूक्लियस, दैट इज रेड ब्लड कॉर्पल्सेस और प्लेटलेट्स। ये दोनों न्यूक्लियस के बगैर होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब कि वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है। ओनली वाइट ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस होता है ब्लड के सेल्स में, ठीक है, और रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये हमने याद रखना है। उसके अलावा, ठीक है, देखिए विच प्रोटीन इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया है पीछे। तो नेक्स्ट देखिए ये आ गया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरेज ह्यूमन बॉडी। देखिए ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि एवरेज ह्यूमन बॉडी में जो मेल्स हैं वहाँ उसमें होता है 14 से 15.6 ग्राम पर 100 cc इन मेल, एंड फीमेल में 11 से 14 ग्राम पर 100 cc इन फीमेल्स, ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं हम पीछे डिटेल में। तो नेक्स्ट आता है, देखिए विच इज नाउन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, दैट इज स्प्लीन, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट, विच इज द नंबर ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, 4.5 मिलियन से 5 मिलियन क्यूबिक mm इन मेल्स एंड 4 to 4.5 मिलियन क्यूबिक mm इन फीमेल। देखिए ये सब कुछ हम डिटेल में पीछे उस स्लाइड पे हम कवर कर चुके हैं। देखिए ये आपको इजीली आप इस पीडीएफ के जरिए इसको याद कर सके, इसलिए मैंने आपके लिए इनको डिवाइड करके, ठीक है, लिखा है एमसीक्यू की फॉर्म में। तो नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पल्सेस। देखिए डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितनी होती है, ये होती है 3 से 4 दिन, ठीक है, आरबीसी की कितनी होती है 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी की होती है 3 से 4 दिन, ठीक है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब डब्ल्यूबीसी के बारे में हम कुछ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें। पहला तो डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट के नाम से अगर वाइट ब्लड सेल की जो नॉर्मल से ज़्यादा मात्रा बॉडी में बनने लग जाए तो क्या हो जाता है, ल्यूकेमिया, जिसे कहा जाता है ब्लड कैंसर, ठीक है, जिसे कहा जाता है ब्लड कैंसर, ठीक है, ये आपने याद रखना है अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए इनकी मात्रा, ठीक है। और ये नॉर्मली बॉडी में जो होते हैं 5,000 से 10,000, ठीक है, 5,000 से 10,000 होते हैं ये बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है जी। और इसको प्रोड्यूस कौन करता है, वाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस करते हैं बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो इसको प्रोड्यूस करती है। जो हमारी जो ब्लड का, ठीक है, टोटल 100% में से 1% ओनली ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है वाइट ब्लड सेल, ठीक है, 1% ब्लड वॉल्यूम है, डेट इज वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल है हमारा 1% ब्लड वॉल्यूम, ठीक है जी। उसके बाद तो वाइट ब्लड सेल है जो मेनली 2 टाइप के हैं, ये मेनली 2 टाइप के हैं। एक तो है ना ग्रैन्युअल, ठीक है, जिन्हें हम कह सकते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स, एंड सेकंड इज ए ग्रैनुअल, ठीक है, ए ग्रैनुअल, जिन्हें हम कह सकते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। तो कौन कौन से हैं ग्रैनुलोसाइट्स जिनमें ग्रैन्यूल्स बनते हैं, वो हैं बेसोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स। नेक्स्ट इज ओसिनोफिल्स, ओसिनोफिल्स, एंड लास्ट इज न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, एंड लास्ट इज न्यूट्रोफिल्स। ये हैं तीनों, ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है ग्रैनुलोसाइट्स जिनमें ग्रैन्यूल्स बनते हैं, और 2 हैं जो हैं मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं बनते, उन्हें कहा जाता है ए ग्रैनुलोसाइट्स। देखिए जो हम सबसे रेयरेस्ट, ठीक है, वाइट ब्लड सेल हैं, डेट इज बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो हैं वो हैं सबसे रेयर
ठीक है। सबसे रेयर जो रेयरेस्ट वाइट ब्लड सेल हैं डेट आर बेसोफिल्स। ठीक है, ओसिनोफिल्स का क्या काम है, अगर हमारी बॉडी में जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, उन इन्फेक्शन के बारे में उनसे कौन से सेल्स लड़ते हैं वाइट ब्लड सेल, ओसिनोफिल्स। अगर हम अपनी बॉडी की ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं, अगर उसमें ओसिनोफिल्स की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल, कोई पैरासाइटिक या कोई वायरल इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में, उसके कारण जो ओसिनोफिल्स हैं उन जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है बोन मैरो, ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ सके। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, लार्ज अमाउंट में मिलते हैं, डेट आर न्यूट्रोफिल्स। ये 40 से 70% हमारी बॉडी में मिलते हैं न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, उसके अलावा मोनोसाइट्स, मोनोसाइट हैं सबसे बड़े वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, मोनोसाइट्स है सबसे लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल, एंड लिम्फोसाइट हैं सबसे स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स हैं सबसे स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल्स। ये थे हमारे पांचों वाइट ब्लड सेल। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए कि बेसोफिल्स कौन से हैं, जो हैं रेयरेस्ट, ठीक है, सबसे रेयर हैं, वो कौन से हैं, बेसोफिल्स। जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं वो है ओसिनोफिल्स। ठीक है, ये लड़ते हैं इन्फेक्शन से, हमें इन्फेक्शन की इंडिकेशन हो जाती है टेस्ट करवाने से जब ओसिनोफिल्स की मात्रा ज़्यादा हो हमारी बॉडी में। और न्यूट्रोफिल्स ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, लार्ज अमाउंट में मिलते हैं हमारी बॉडी में, ये आपने याद रखना है, लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। ठीक है, ये थे पांचों हमारे वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी के। ठीक है, उसके बाद ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रोटीन इनहिबिट्स ब्लड क्लॉटिंग विद इन द ब्लड वेसल्स। कौन सा प्रोटीन इनहिबिट करता है, देखिए रोकता है कि जो ब्लड है हमारी बॉडी में क्लॉट ना हो जाए। देखिए हमारी किसी भी वेसल में, ब्लड वेसल में अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो हमारी ब्लड की फ्लो में जो ट्रांसफ़र हो रही है उसमें रुकावट आएगी। ठीक है, जिससे हमें प्रॉब्लम होगी। तो वो कौन सा प्रोटीन है जो बॉडी में, ठीक है, सिक्रीट होता है, जो रोकता है कि ब्लड जो है हमारी ब्लड वेसल में क्लॉट ना हो, डेट इज़ हेपरिन। ठीक है, वो हेपरिन ब्लड जो प्रोटीन है वो रोकता है हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होने से। देखिए बॉडी के अंदर कह रहा हूँ मैं, इंटरनल, जो इंटरनल क्लॉटिंग से हमारी बॉडी को बचाता है, डेट इज़ हेपरिन। ठीक है, और हमारी बॉडी के अगर बाहर कोई चोट लगती है, कोई, ठीक है, हमें लगता है कुछ भी, हमारे चोट लगती है, कुछ भी इंजरी होती है, तो उसमें जो हेल्प करते हैं प्रोटीन, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जैसे फिब्रिनोजन हो गया। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी, ठीक है, अब हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करते हैं वो कौन से ब्लड सेल करते हैं, डेट आर ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल, जो एक्सटर्नल है। ठीक है, जो एक्सटर्नल ब्लड क्लॉटिंग है उसकी बात कर रहा हूँ। जो एक्सटर्नल ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, डेट आर ब्लड प्लेटलेट्स, वो ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर लिया कि विच इज़ द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट सबसे बड़े, ठीक है, वाइट ब्लड सेल हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद आता है सबसे स्मॉलेस्ट कौन से हैं, ल्यूकोसाइट्स मतलब वाइट ब्लड सेल सबसे छोटे कौन से हैं, लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे वाइट ब्लड सेल हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट, ठीक है, देखिए अब आ गया, विच प्रोटीन एसोसिएटेड विद ब्लड कोगुलेशन। कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है ब्लड, ठीक है, जो क्लॉट बनने में, ब्लड कोगुलेट होने में जो हेल्प करता है, डेट इज़ फिब्रिन। ठीक है, हमारी बॉडी में जो एक्सटर्नल इंजरी होती है, कोई एक्सटर्नल हमारे चोट लगती है, ठीक है, वहाँ पे आके ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो कौन से प्रोटीन की हेल्प से होता है, डेट इज़ विद द हेल्प ऑफ फिब्रिन। इसके साथ ही एक और प्रोटीन आता है जिसे कहा जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ठीक है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन। फिब्रिन एंड थ्रोम्बिन एक ऐसे प्रोटीन हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, जब हमारे एक्सटर्नल कोई इंजरी होती है। ठीक है, उसमें हमारे हेल्प करते हैं कौन से, फिब्रिन एंड थ्रोम्बिन। नेक्स्ट, बट विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। देखिए जो ब्लड प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है, डेट इज हीमोस्टेसिस। देखिए हीमोस्टेसिस उसी प्रोसेस को कहा जाता है जिसके जरिए ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, ब्लड कोगुलेट होता है हमारी बॉडी के एक्सटर्नल इंजरी पे। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हीमोस्टेसिस कहा जाता है। देखिए अब हम थोड़ा सा ब्लड प्लेटलेट्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके साथ कि जो हमारा ब्लड कैसे क्लॉट होता है, ठीक है, ब्लड कोगुलेशन में कौन सी प्रोसेस आती है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए पहली बात, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, इस ये भी कौन बनाता है, जो कौन प्रोड्यूस करता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो।
ठीक है, सॉरी बोन मैरो इसको प्रोड्यूस करती है, ठीक है जी। उसके अलावा इसकी जो हमारी ह्यूमन बॉडी में मात्रा है वो कितनी होती है, ये 2,15,000, ठीक है, 2,50,000 के लगभग होते हैं ये हमारी बॉडी में, ठीक है। आप कह सकते हैं 2.5 लाख होते हैं ये हमारी बॉडी में। उसके बाद इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, जो ब्लड प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन होती है ये 3 से 7 दिन होती है, ठीक है जी। तो आपने याद रखनी जो रेड ब्लड सेल हैं 120 दिन, वाइट ब्लड सेल हैं 3 से 4 दिन और प्लेटलेट्स हैं 3 से 7 दिन। 3 से 7 दिन तक जिंदा रहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में, ठीक है। ये था हमारे ब्लड प्लेटलेट्स के लिए। अब हम उस प्रोसेस को देखते हैं जिसके जरिए ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है, जहां हमारे एक्सटर्नल इंजरी होती है, उसमें क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि कहीं हमारी बॉडी पे इंजरी हो गई, ठीक है, इंजरी हो गई। इंजरी के कारण, इंजरी किसे कहते हैं, जब हमारा कोई टिश्यू, ठीक है, डैमेज होता है, ठीक है। इंजरी हुई, टिश्यू डैमेज हुआ, ठीक है। टिश्यू डैमेज होने के कारण क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, टिश्यू डैमेज हुआ, ठीक है। अब ब्लीडिंग जो स्टार्ट हुई तो इंजरी के बाद क्या हो जाता है, हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो टूट जाते हैं, प्लेटलेट्स ब्रोकन, प्लेटलेट्स टूट जाते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स के टूटने के बाद उनमें से एक, ठीक है जी, जो हम कह सकते हैं प्रोटीन रिलीज होता है जिसे कहा जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन इसमें से रिलीज होता है, ठीक है जी, थ्रोम्बोप्लास्टिन इसमें से रिलीज होता है जब प्लेटलेट्स टूटते हैं। और ये रिएक्ट करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके साथ, कैल्शियम आयन के साथ, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट करते हैं कैल्शियम आयन के साथ। उसके बाद ये क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के रिएक्ट करके, ठीक है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो किस फॉर्म में होता है, ये फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या करता है, वो प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है उसको एक्टिव करके क्या बना देता है, थ्रोम्बिन, ठीक है, उसको एक्टिव करके क्या बना देता है, थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन प्रोटीन, अब थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करता है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है फिब्रिनोजन, ठीक है, फिब्रिनोजन, उनको क्या करता है, ये फिब्रिनोजन को भी एक्टिव करके क्या बनाता है, फिब्रिन। और ये फिब्रिन क्या करती है, ये हेल्प करती है ब्लड में को क्लॉट होने में, ठीक है। ये था सारा प्रोसेस। देखिए एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए। देखिए हमारी बॉडी में कहीं इंजरी हुई, उसके कारण क्या होता है, हमारा टिश्यू डैमेज होता है, उसके कारण क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ब्लीडिंग स्टार्ट होने के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी के जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रोकन होने लग जाते हैं। उनके टूटने के साथ क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है जो आगे रिएक्ट करता है कैल्शियम आयन के साथ। और ये कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करके जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है प्रोथ्रोम्बिन, जो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको थ्रोम्बिन बना देता है जो कि एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, जो एक्टिव हो जाता है। और ये थ्रोम्बिन आगे जाके फिब्रिनोजन को जो इनएक्टिव फॉर्म में है उसको एक्टिव करता है इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिन। और फिब्रिन हेल्प करती है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। उसके साथ ही हमारी जहाँ भी इंजरी होती है, वहाँ कहीं भी चोट लगती है, वहाँ हमारे ब्लड क्लॉट हो जाता है और एक्सटर्नल एक लेयर बन जाती है जो कि हमारे किसी भी बैक्टीरियल या, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह से हमें बचाती है। ये था सारा हीमोस्टेसिस का प्रोसेस। ये आपने याद रखना है क्योंकि पूछते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से प्रोटीन हेल्प करते हैं, डेट इज फिब्रिन, जहाँ आपको यहाँ फिब्रिनोजन भी दे सकते हैं, थ्रोम्बिन दे सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिन दे सकते हैं, इनको आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है जी, नेक्स्ट आता है कि व्हाट विच इज एक्ट एज मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में मिडल मैन का काम कौन करता है, डेट इज लिम्फ, ठीक है, लिम्फ काम करता है टिश्यू एंड ब्लड के बीच में मिडल मैन का। अब टिश्यू जो लिम्फ है, लिम्फ क्या होता है, ठीक है, अगर आप सिंपल सी भाषा में समझे तो अगर प्लाज्मा प्लस WBC, मतलब कि ब्लड की जो वाटरी पोर्शन है उसको, और अगर जो हमारे वाइट ब्लड सेल हैं, इन दोनों को मिला के जो एक तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, उसे कहा जाता है लिम्फ। और दूसरे वर्ड में कह सकते हैं अगर ब्लड में से हम RBCs को निकाल दें, ठीक है, ब्लड में से अगर हम RBCs को निकाल दें तो पीछे जो भी रह गया वो उसे क्या कहा जाता है, लिम्फ कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। तो आपको समझ में आ गया कि मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू किसे कहा जाता है, लिम्फ को कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। देखिए विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन को, ये आपने याद रखना है। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप,
ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था? डेट इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। तो क्वेश्चन आता है कि हु इज नाउन एज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कार्ल लैंडस्टेनर को। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग के फादर कहा जाता है। तो ये कार्ल लैंडस्टेनर ने मेनली 3 ब्लड ग्रुपों को डिस्कवर किया था, ए, बी एंड ओ। ठीक है, ए, बी एंड ओ तीनों को डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने इन 1900 में इन्होंने डिस्कवर किया था एबीओ को। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप बाद में डिस्कवर हुआ है 1902 में। ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्टरल। ठीक है, स्टरल एंड डिकास्टेलो। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था ए बी ब्लड ग्रुप, और ए, बी एंड ओ ये तीनों ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे कार्ल लैंडस्टेनर ने। और ठीक है, इन 1900 में और 1902 में ए बी ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया गया था बाया स्टरलर एंड डिकास्टेलो। ठीक है, इन दोनों ने डिस्कवर किया था ए बी ब्लड ग्रुप को। अब देखिए अब इसका क्या मतलब है कि ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, ये मतलब है कि ए बी का क्या मतलब है? ए बी का मतलब है ब्लड ग्रुप में जो प्रेजेंट है एंटीजेंस। ठीक है, एंटीजन अगर जिस ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन प्रेजेंट होगा डेट इज ए ब्लड ग्रुप, जिसमें बी प्रेजेंट होगा डेट इज बी, और जिसमें ए बी दोनों प्रेजेंट है डेट इज ए बी। ठीक है, जिसमें नहीं प्रेजेंट कोई एंटीजन डेट इज ओ। देखिए मेनली ओ नाम का कोई चीज नहीं, ये 0 होता है। ठीक है, 0 ब्लड ग्रुप जो जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, बट हम इसको ओ के जरिए ही याद रखते हैं। ठीक है, तो मेनली जो सारे ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है कि ओ ब्लड ग्रुप, बट ओ नाम की कोई चीज नहीं है ब्लड ग्रुप्स में। ठीक है, तो ये था। देखिए ए किसके लिए? क्योंकि उसमें ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। बी किसके लिए? यानी कि बी एंटीजन, और ए बी जिसमें दोनों। इसके अलावा इनमें प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्हीं एंटीबॉडीज के कौन कौन से एंटीबॉडी? ए, बी। ठीक है, ए बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं मेनली ब्लड ग्रुप में। इसी कारण होता है कि ए जो ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है वो बी ब्लड ग्रुप का जो ठीक है ब्लड है उसको अपने नहीं चढ़वा सकते हम। अगर कह दें कि अगर ए वाले को हम बी का ब्लड नहीं दे सकते, इसी कारण, क्योंकि बी वाले में बी एंटीबॉडीज होंगी। अगर हमने बी वाला ब्लड ए में डाल दिया तो ए के जो ब्लड में ए एंटीबॉडीज हैं वो बी वाले ब्लड की बी एंटीबॉडीज के साथ इरेक्ट कर जाएंगी, और उसके साथ उस व्यक्ति की, उस पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है जी, तो इसी कारण हम उसका जो ब्लड है उसको नहीं चढ़ा सकते इन एंटीबॉडीज के कारण। तो आपको समझ गया कि ए बी ओ इनका क्या मतलब है कि उनमें एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं डेट आर ए एंड बी। ठीक है जी, देखिए एक मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जिससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाए कि हम किसको ब्लड अपना दे सकते हैं, किसको नहीं। देखिए ये पेपर के साथ साथ आपकी डेली लाइफ में भी काम आने वाली चीज़ है, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए अपनी बुक पे। तो इस एक तरफ लिख लीजिए आप ब्लड टाइप, ठीक है, कौन सा ब्लड है। ठीक है, एक तरफ लिख लीजिए कि हम किसको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, डोनेट कर सकते हैं। और दूसरा लिख लीजिए कि हम किससे रिसीव कर सकते हैं, हम किससे ब्लड ले सकते हैं। तो पहला जो हमने लिखना है वो है ए पॉजिटिव। ठीक है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो ए पॉजिटिव वाला डोनेट कर सकता है ए पॉजिटिव को प्लस ए बी पॉजिटिव को। ठीक है, ए पॉजिटिव को जो डोनेट कर सकता है और ए बी पॉजिटिव को। और ये खून ले किससे सकता है, ब्लड ले सकता है ए पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से। इन चारों से ये ब्लड ले सकता है, पर ये डोनेट कर सकता है ए पॉजिटिव प्लस ए बी पॉजिटिव इनको। उसके बाद आता है जी ओ पॉजिटिव। ठीक है, ओ पॉजिटिव हम किसको किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, ये ओ पॉजिटिव को कर सकता है, ए पॉजिटिव को कर सकता है, बी पॉजिटिव को कर सकता है और ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। और ये ब्लड ले किससे सकता है, ये ओ पॉजिटिव और ए ओ नेगेटिव इन दोनों से ब्लड ले सकता है। ठीक है जी, आगे आता है जी बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को देगा। ठीक है, उसके अलावा ये ब्लड रिसीव कर सकता है बी पॉजिटिव का, बी नेगेटिव का, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव का। ठीक है जी, और लास्ट है जो हमारा पॉजिटिव में ए बी पॉजिटिव। ये जो ब्लड है ये डोनेट कर सकता है ओनली ए बी पॉजिटिव को। ठीक है, और ए बी पॉजिटिव को, और ये रिसीव कर सकता है एवरीवन, किसी से भी ये रिसीव कर सकता है। डेट वाई ए बी पॉजिटिव इज नाउन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, इसी कारण ए बी पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। मतलब कि ये किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। ठीक है, किसी से भी ब्लड ले सकता है ए बी पॉजिटिव।
ठीक है, ये आपने चार्ट देखना है कि ए पॉजिटिव किससे, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव इन दोनों को डोनेट कर सकता है, बट रिसीव करेगा ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ ए बी पॉजिटिव इन चारों को डोनेट कर सकता है। और ओ पॉजिटिव और नेगेटिव से ये रिसीव कर सकता है। बी पॉजिटिव से ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है और ले किससे सकता है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव इनसे रिसीव कर सकता है। और जो ए बी पॉजिटिव है वो सिर्फ ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है अपना ब्लड, और ये ले किसी से भी सकता है। ठीक है, ये थे हमारे पॉजिटिव वाले। इसके साथ ही आप लिख लीजिए आगे नेगेटिव वाले। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे ब्लड टाइप, ठीक है, किसको डोनेट, किसी को किससे रिसीव। तो आखिरी आगे आता है जी ए नेगेटिव। अब ए नेगेटिव किसको डोनेट कर सकता है, ये ए पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, ए नेगेटिव को डोनेट कर सकता है, ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है और ए बी नेगेटिव को ये डोनेट कर सकता है। बट ये रिसीव किससे करेगा, ये ओनली ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव इन दोनों से रिसीव करेगा सिर्फ अपना ब्लड। ठीक है, उसके अलावा ओ नेगेटिव एवरीवन किसी को भी डोनेट कर सकता है अपना ब्लड। दैट्स वाई इट इज नाउन एज यूनिवर्सल डोनर। इसी कारण इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ओ नेगेटिव को। ठीक है, और ये ब्लड जो लेगा ये सिर्फ ले सकता है किससे, ओ नेगेटिव से। ये सिर्फ ब्लड रिसीव कर सकता है ओ नेगेटिव से। ये बी नेगेटिव जो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, ये बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी नेगेटिव को। और इसको ब्लड जो मिल सकता है वो किसका मिलेगा, ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव इनका मिलेगा। और इसी के साथ बी नेगेटिव अपना ब्लड दे सकता है ए बी पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव दे सकता है ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। और इसी के साथ ही रिसीव किससे कर सकता है, ए बी नेगेटिव से, ए नेगेटिव से, बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। ठीक है, ये था हमारा नेगेटिव वाला। ये आपने याद रखना है सारा चार्ट। देखिए आपकी डेली लाइफ में भी आपको काम में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या काम है, पॉजिटिव नेगेटिव का क्या फंडा है। ठीक है, तो इसका फंडा है कि इसमें एक एंटीजन होता है RH। ठीक है, RH जो एंटीजन जिसमें प्रेजेंट होता है वो होते हैं पॉजिटिव और जिसमें एब्सेंट होता है वो होते हैं नेगेटिव। और मेनली जो वर्ल्ड के 85% पॉपुलेशन है वो पॉजिटिव है और 15% पॉपुलेशन नेगेटिव है। ठीक है जी, तो ये था। ठीक है, RH का क्या मतलब है, RH फैक्टर का मतलब होता है रेसस फैक्टर। ठीक है, रेसस फैक्टर ये आपने याद रखना है। और इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, लैंडस्टनर ने ही इसको डिस्कवर किया था 1940 में। 1940 में इसको लैंडस्टनर ने डिस्कवर किया था। इसका नाम रेसस क्यों पड़ा, क्योंकि लैंडस्टनर ने इसको डिस्कवर किया था मंकी की एक ब्रीड है रेसस मंकी। ठीक है, रेसस मंकी उसमें इसने डिस्कवर किया था इसको। दैट्स व्हाई इट इज नाउन एज रेसस फैक्टर। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में एक बहुत ही, ठीक है, अमेजिंग सा फैक्ट है कि RH में, ठीक है, जो है उसमें जो RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव वो रिसीव कर सकता है ब्लड, कैन रिसीव ब्लड। ठीक है, ये रिसीव कर सकता है ब्लड फ्रॉम RH नेगेटिव। ठीक है, हमने पीछे देखा ही था ना। ठीक है, RH पॉजिटिव वाला जो रिसीव कर सकता है ब्लड RH नेगेटिव से, बट इसका उल्ट नहीं हो सकता, मतलब कि RH नेगेटिव नहीं रिसीव कर सकता पॉजिटिव से। ठीक है जी, तो इसीलिए जो पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है, जैसे कि A पॉजिटिव है वो तो A नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, बट जो A नेगेटिव है, ठीक है, वो A पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता। ठीक है, वो किसके कारण, क्योंकि वो जो एंटीजन जो एंटीबॉडीज हैं उनकी प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये था सारा हमारा ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है, ये देखिए यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप O नेगेटिव, ये हमने पढ़ लिया पीछे। यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB पॉजिटिव, ये भी हमने पढ़ लिया पीछे। RH का क्या मतलब होता है, रेसस फैक्टर, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे आता है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारी नर्वस सिस्टम के फंक्शनल यूनिट क्या है, डेट इज न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन हमारी बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, न्यूरॉन। और इसके खास एक क्वेश्चन आता है कि मिनिमम जो पावर है, मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन, मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन किस सेल्स के पास होती है, रीजनरेशन किसके पास होती है, वो होती है नर्व सेल, या आप कह सकते हैं ब्रेन सेल्स के पास। नर्व सेल और ब्रेन सेल्स, जहाँ आप इसको कह सकते हैं ब्रेन सेल्स, इनके पास सबसे कम रीजनरेशन की पावर होती है। मतलब अगर एक बार ये
टूट गए या ख़राब हो गए, ये फिर से नहीं रीजनरेट हो सकते, न्यू नहीं बन सकते। और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम पावर होती है रीजनरेशन की वो होती है लीवर के पास। लीवर सेल्स के पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर होती है रीजनरेशन की, ठीक है, ये हमने याद रखना है। उसके बाद देखिए हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ये भी हमने पढ़ा है कि नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। इट वाज हम स्टडी इन आवर प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में इसको कवर किया था कि जो हमारा बॉडी का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे छोटा सेल कौन सा है, ठीक है जी। और अब देखिए नर्वस सिस्टम की बात है, ये तो हम थोड़ा सा देख लें नर्वस सिस्टम के बारे में भी। हमारी बॉडी के मेनली 3 नर्वस सिस्टम है, ठीक है। नर्वस सिस्टम 3 टाइप में डिवाइड हुआ है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड थर्ड इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड किस में आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल में आते हैं नर्व्स, जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी, और ऑटोनोमस में आ जाते हैं सिम्फेटिक एंड पैरासिम्फेटिक, ठीक है, सिम्फेटिक एंड पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम ये आते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में, ठीक है। हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ आप इतना याद रख सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बनता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड, स्पाइरल नर्व से, और ऑटोनोमस सिम्फेटिक प्लस पैरासिम्फेटिक, ठीक है। ब्रेन का जो मेनली वेट होता है वो होता है 1400 ग्राम्स। देखिए ये वेरी करता रहता है, कहीं आपको कुछ लिखा मिलेगा कहीं कुछ, बट अप्रोक्सीमेटली ये 1300, ठीक है, 1300 से लेके 1400 के आसपास ही ये रहता है, ठीक है, ब्रेन का जो हमारा पार्ट है। देखिए ब्रेन के जो हमने सेरेब्रम ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे, जब हमने फैक्ट वगैरह, ठीक है, स्टडी किए थे ब्रेन के रिलेटेड, जो भी ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड उसमें, तो यहाँ मैं वो नहीं डिस्कस करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्स एक्शन पे, ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्स एक्शन पे, ठीक है। तो इसको किसने डिस्कवर किया था, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन को किसने डिस्कवर किया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय मार्शल हॉल, ठीक है, मार्शल हॉल ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारा जो स्पॉन्टेनियस, ठीक है, जो हमारा स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है, ठीक है, टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उसे कहा जाता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि अगर हम किसी भी गर्म चीज़ को, किसी हम हॉट चीज़ को आप लगा लीजिए, किसी गर्म बर्तन को हम एक हमारा अचानक से हाथ टच कर जाए, तो हम एकदम से हमें एक रिएक्शन आता है, एक रिस्पॉन्स आता है हमारी बॉडी की तरफ से, हमारी ब्रेन की तरफ से, डेट इज़ नाउन एज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। किसी भी गर्म चीज़ को हम टच करते हैं या कुछ भी है नहीं, उसका जो रिस्पॉन्स है डेट इज़ नाउन एज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि किसने डिस्कवर किया था, मार्शल हॉल ने इसको डिस्कवर किया था। तो आपको समझा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि अचानक से जो एकदम से हमारा रिस्पॉन्स आता है, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आता है किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि किसी बाहरी चीज़ के रिलेटेड हमारा एक अचानक से आया हुआ रिस्पॉन्स, उसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। उसके साथ ही एक और आता है कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, ठीक है, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, ठीक है, ये आप, ठीक है, कंडीशनल रिफ्लेक्स, इसे डिस्कवर किया था पेवलोव ने, ठीक है, इसको डिस्कवर किया था पेवलोव ऑन ए डॉग, एक डॉग के ऊपर इसको, ठीक है, पहली बार जो एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्कवर किया था, किसने किया था, पेवलोव ने। अब ये क्या है, ठीक है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन था हमारा स्पॉन्टेनियस, अचानक से आया हुआ, कंडीशनल क्या है हमारा, एक हैबिचुअल, ठीक है, हमारा एक हैबिचुअल रिस्पॉन्स है जो हमारा, उससे कहा जाता है कंडीशनल रिफ्लेक्स। अब इसके एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए पेवलोव ने एक डॉग रखा, ठीक है, उस डॉग के, देखिए एक डॉग रखा, उस डॉग के सामने उसने फूड रख दिया, ठीक है। ये था जब उसने इसको उस चीज़ की हैबिट नहीं डाली थी, तो डॉग ने जब वो फूड देखा तो उसके मुंह में वो है ना पानी आया, वाटर आया, उसकी पूंछ हिलने लग गई। तो खाना खाने के बाद वो डॉग बैठ गया। जब वो डॉग बैठा तो उसने, जो पेवलोव ने उसके सामने एक घंटी बजाई, एक बेल बजाई, ठीक है जी, एक बेल बजाई, तो डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। ये था जब उसने इसको नॉर्मली किया था, जब उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। अब उसने जो एक्सपेरिमेंट का दूसरा स्टेप किया, दिस स्टेप पहला था कि डॉग को उसने खाना दिया, डॉग का एक इसने रिएक्शन देखा कि डॉग का क्या रिएक्शन आएगा, डॉग के मुंह में पानी आया, जैसे कि हमारे घर में जो डॉग हैं वो ऑफकोर्स करते हैं, ठीक है, वो आगे पीछे घूमने लग गया।
पर जब उसने डॉग ने खाना खा के वो बैठ के उसने कोई एक बेल बजाई तो डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब दूसरे स्टेप में वो क्या करता है कि उसने कुछ दिनों तक, 1 महीना लगा लीजिए आप, क्या करता था कि वो डॉग को जब खाना देता था, ठीक है, खाने के साथ ही वो डॉग के सामने क्या बजाने लग जाता है, घंटी बजाने लग जाता था, वो बेल बजाने लग जाता था, ठीक है। ऐसा वो 1 महीना 1.5 महीना करता रहा। और उसके बाद जो 1.5 महीने के बाद उसने देखा कि जब वो डॉग के सामने, ठीक है, डॉग के पास या उसको दूर से भी वो घंटी मारता था तो डॉग वही सेम रिएक्शन देता था, वही सेम रिस्पॉन्स देता था जो उसने वो खाने के दिए देता था। कि अब डॉग को उसकी हैबिट हो गई थी, ठीक है, वो उसके साथ हैबिचुअल हो गया था कि जब घंटी बजेगी तब उसको डॉग को क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। ये डॉग ने समझ लिया था। तो ये होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स जिसकी हम हैबिट डालते हैं, ठीक है जी। तो ये था डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड कंडीशनल रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स एक्शन किसने किया था, मार्शल हॉर्न ने, और कंडीशनल रिफ्लेक्स किसने किया था, पेवलोव ने, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है आई के बारे में। ये पहला आता है कि विच पार्ट इज डोनेटेड इन आई कॉर्न, ठीक है। जब हम डोनेट करते हैं, जब हम आई को डोनेट करते हैं उस वक्त कौन सा पार्ट आई का डोनेट किया जाता है। हम पूरी की पूरी आई नहीं डोनेट करते, उसमें कॉर्निया है, आई का कॉर्निया जो है उसको हम डोनेट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अच्छे लेवल का पेपर का क्वेश्चन है जो आता है, ठीक है। एसएससी में वो ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आपने याद रखना है कि आई का कॉर्निया है वो डोनेट किया जाता है जब हम आई डोनेट करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है कि कलर ऑफ आई इज डिपेंड अपॉन। आई का कलर, कि किसी की आई, ठीक है, ब्लैक होता है जिसका बीच में, ठीक है, किसी का ब्राउन होता है, ऐसे प्रकार। तो वो कलर किस पे डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड अपॉन इरिस। जो आई की पुतली होती है, आंख की पुतली होती है, उस पे डिपेंड करता है आई का कलर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है कि ये पेट क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये आपके फिजिक्स में भी काम आ जाएंगे, कोई फिजिक्स में भी लेंस के साथ ये क्वेश्चन आता है और बायो में भी आएंगे। तो जो नियर साइटनेस है और मायोपिया, इसमें क्या होता है कि हमें नज़दीक की जो चीज़ है, ठीक है, हमारी नज़दीक कोई चीज़ पड़ी है वो तो हमें साफ दिखेगी, बट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो हमें क्लियर नहीं दिखते। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियर नहीं दिखते, नज़दीक के ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखते हैं, ठीक है। वो है नियर साइटनेस एंड मायोपिया। और ये किस लेंस के साथ ठीक होती है, इट इज़ करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस के साथ ठीक होती है। तो आपने ये याद रखना है कि क्योंकि बच्चे नियर साइटनेस और फार साइटनेस में, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, नियर साइटनेस को कहते हैं मायोपिया, और इसमें हमें जो हमारे नज़दीक की जो चीज़ें हैं वो तो हमें दिखेंगी, ठीक है जी, पर जो दूर की चीज़ें हैं वो हमें क्लियर नहीं दिखती। ये होती हैं नियर साइटेडनेस, और ये किसके साथ करेक्ट होती है, ये कनकेव लेंस के साथ ठीक होती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें दूर की चीज़ें ठीक दिखती हैं पर जो नज़दीक की, जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्लियर नहीं दिखती, ठीक है। जो नियर ऑब्जेक्ट हैं वो हमें क्लियर नहीं दिखती, और ये ठीक होती हैं हमारी, जो करेक्ट होती हैं बाया कन्वेक्स लेंस। देखिए, मायोपिया होता है कनकेव लेंस के साथ ठीक, और जो हाइपरमेट्रोपिया है इट इज करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस, और ये कन्वेक्स लेंस के साथ ठीक होता है। इसी के साथ एक और जो इसकी प्रॉब्लम आती है आई की, डेट इज एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म ये आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आई का जो एंगल है, ठीक है, आई एंगल है वो ठीक है डिसबैलेंस हो जाता है, एंगल में खराबी आ जाती है आई के। और ये किस लेंस के साथ ठीक होता है, इट इज करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंस, इट इज करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि एस्टिग्मेटिज्म किसके साथ ठीक होता है, इट इज करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंस। इसी के साथ एक और है ज़ेरोप्लेथीमिया, ठीक है। ये तो इसमें क्या होता है, ये जब हमने विटामिन वगैरह पढ़े थे उसमें भी हमने बताया था कि इसमें क्या होता है कि आईज ड्राई हो जाती हैं, ठीक है। आईज जो होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं। जो लैक्रिमल ग्लैंड है जो टीयर्स को सिक्रीट करता है वो काम करना छोड़ जाता है, किसके कारण, विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण एक और डिजीज होती है आई की, डेट इज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये सभी किसके कारण होते हैं, विटामिन ए के कारण, जो कमी के कारण, ज़ेरोपैथेलमिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये थी सारी प्रॉब्लम्स आई की, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है विच सेल ऑफ आई सेंसिटिव फॉर 3 प्राइमरी कलर्स। देखिए, 3 प्राइमरी कलर्स कौन से हैं हमारे, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। रेड, ब्लू एंड ग्रीन डेट आर
प्राइमरी कलर्स, ठीक है, ये प्राइमरी कलर्स हैं। और ये कौन से आई सेल्स हैं जो इन प्राइमरी कलर के प्रति सेंसिटिव हैं, टुवार्ड सेंसिटिव हैं, डेट आर कोन सेल्स, ठीक है, कोन सेल्स इनके प्रति इनके, ठीक है, टुवार्ड सेंसिटिव हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जो कलर ब्लाइंड होते हैं वो कौन से कलर नहीं देख सकते, वो रेड एंड ग्रीन कलर नहीं देख सकते। रेड, ग्रीन एंड जो प्राइमरी कलर हैं, ब्लू आप कह सकते हैं, इन तीनों कलर्स को वो नहीं देख सकते जो कलर ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, कलर ब्लाइंड होते हैं। और कौन सेल पे एक और आता है कि ये सेंसिटिव होते हैं हाईलाइट को, ठीक है, ये हाईलाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। और जो रोड सेल्स होते हैं, ठीक है, हमने ये पहले भी डिटेल में पढ़े हैं, जो रोड सेल्स होते हैं ये होते हैं सेंसिटिव टू डिम लाइट, और ये सेंसिटिव होते हैं टू डिम लाइट, सेंसिटिव टू डिम लाइट। तो ये था हमारी आई के बारे में, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि जो एनिमल्स होते हैं, हमने जो कैट, डॉग हम देखते हैं कि उनकी आंखें अंधेरे में चमकती होती हैं, ठीक है, ग्लो करती हैं। वो किसके कारण करती हैं, डेट आर ग्लो बाय टेप्टम लूसिडम, टेप्टम लूसिडम, इसके कारण, ठीक है, टेप्टम लूसिडम के कारण जो एनिमल्स की आईज हैं वो ग्लो करती हैं, ठीक है, एनिमल आईज आर ग्लो ड्यू टू टेप्टम लूसिडम। और ये रेटिना के पीछे होता है, बिहाइंड रेटिना, ठीक है, बिहाइंड रेटिना ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, टेप्टम लूसिडम। ये आपने याद रखना है कि एनिमल्स की आई ग्लो करती हैं, आईज ऑफ एनिमल्स ग्लो ड्यू टू, ठीक है, एनिमल्स ग्लो ड्यू टू टेप्टम लूसिडम, इसके कारण एनिमल्स की जो आंखें वो ग्लो करती हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है जी हमारा, नेक्स्ट आता है विच सेल ऑफ लीवर इनगल्फ्ड एंड डिजेस्टेड द फॉरेन मैटर, डेड सेल्स एंड बैक्टीरिया इन द बॉडी। लीवर के वो कौन से सेल्स हैं जो बाहर से कोई भी हमें फॉरेन मैटर आता है, ठीक है जी, कोई डेड सेल्स आते हैं, कोई बैक्टीरिया आते हैं, उनको इनगल्फ कर जाते हैं, उनको डिजेस्ट कर जाते हैं, वो कौन से सेल्स हैं, वो हैं कुफर सेल्स ऑफ लीवर, ठीक है, कुफर सेल्स ऑफ लीवर। और इनका दूसरा नाम क्या है, मैक्रोफेजिस, ठीक है, मैक्रोफेजिस और कुफर सेल्स जो हैं लीवर के, वो अपना ये काम करते हैं, ठीक है जी, लीवर को आप कह सकते हैं एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं कुफर सेल्स और मैक्रोफेजिस, ये आपने याद रखना है। देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द साउंड ऑफ द हार्ट, हार्ट का साउंड क्या है, लब एंड डप, लब डप, ये साउंड है हार्ट का, ठीक है, हार्ट इस प्रकार से साउंड करता है, ठीक है। अब हार्ट की बात आई है तो हार्ट के बारे में कुछ पढ़ लें, ठीक है। पहली बात, हार्ट का साइज क्या है, ठीक है, हार्ट का जो साइज है वो है 12x9 सेंटीमीटर, 12x9 सेंटीमीटर साइज है, ठीक है, हार्ट का। इसके साथ हार्ट का वेट कितना होता है, हार्ट का वेट कितना होता है, हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम, ठीक है, हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम। और ब्रेन का कितना था, 1300 से लेके 1400 ग्राम के बीच बीच, ठीक है जी। और जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, जो हम कह सकते हैं मैमल्स का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा जो ह्यूमंस का है, जिसमें 2 तो होते हैं जो स्मॉलर ऑरिकल्स होते हैं, ठीक है, 2 स्मॉलर ऑरिकल्स होते हैं, ऑरिकल्स, एंड 2 लार्जर वेंट्रिकल्स होते हैं, एंड 2 लार्जर वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए ये है 4 चैम्बर, यानी कि 2 स्मॉलर ऑरिकल्स एंड 2 लार्जर वेंट्रिकल्स, ठीक है, इस कारण ये क्या है, हमारा ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड है। और हमारी जो हार्ट बीट है वो कितनी होती है, 72 पर मिनट, ठीक है, 72 पर मिनट होती है हमारी हार्ट बीट, जो नॉर्मल, जो एक, ठीक है, हम कह सकते हैं कि हेल्थी पर्सन की निशानी है, ठीक है, जिसकी हार्ट बीट 70, 72, 80 के, 70 से लेके आप कह सकते हैं 80 के बीच बीच है, दिस पर्सन इज फुली हेल्थी, ठीक है। ये एक तरह से कंडीशन है, आपको याद रखना है कि हार्ट बीट का कितना है, 72 पर मिनट, ठीक है। तो अब आता है एक हमारी बॉडी की जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, डेट इज, ठीक है, ओटा, ओटा जो है वो है लार्जेस्ट आर्टरी। और जो हमारी है, ठीक है, जो वेन है, लार्जेस्ट वेन कौन सी है हमारी बॉडी की, लार्जेस्ट वेन कौन सी है, डेट इज सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन है, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी ओटा और लार्जेस्ट वेन डेट इज सुपीरियर वेना कावा। देखिए आपको मैं एक थोड़ा सा डिटेल में एक तरह से स्ट्रक्चर के साथ, डायग्राम के साथ समझा देता हूँ कि सारा ब्लड जो सर्कुलेशन है वो काम कैसे करता है। देखिए यहाँ आप होती है हमारी, एक तरफ ले लीजिए, हार्ट में है एक तरफ राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम, ठीक है, फिर आता है राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल,
राइट वेंट्रिकल से आता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से जाता है ब्लड लंग्स को, ठीक है। लंग्स के बाद ये जाता है पल्मोनरी वेन्स में, ठीक है जी। पल्मोनरी वेन से ये जाता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। इसके बाद ये जाता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। उसके बाद ठीक है लेफ्ट एट्रियम से ये जाता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाता है ओटा में, ठीक है। जहाँ से ये जाता है ओटा में, ओटा से ये डिवाइड हो जाता है। ओटा से एक तो चला जाता है कैपिलरीज के जरिए, ठीक है, जो कैपिलरीज हैं इन ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, इन बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें चला जाता है ब्लड, ठीक है जी। और एक चला जाता है कैपिलरीज हमारी हेड में, ठीक है, हमारे ब्रेन को जो हमारी, ठीक है, हमारे हेड को जो ब्लड चाहिए, कैपिलरीज जो हेड में वहाँ चली जाती हैं। अब जो कैपिलरीज हेड में, वहाँ से ब्लड आता है सुपीरियर वेना कावा में, ठीक है, वहाँ से ब्लड आता है सुपीरियर वेना कावा में, और जो कैपिलरी बॉडी ऑर्गन्स हैं वहाँ से आता है ये इन्फीरियर वेना कावा में, ठीक है जी, इन्फीरियर वेना कावा में, जहाँ से ये फिर से राइट एट्रियम और राइट, ठीक है, जो हैं दोनों से। देखिए यहाँ आप एक देख लीजिए कि यहाँ से आप लगा लीजिए लंग्स तक, ऊपर वाला है जो सारा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऊपर वाला है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और नीचे वाला है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, नीचे यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट एट्रियम से ये जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी। देखिए हमने पीछे पढ़ा था ना कि पल्मोनरी आर्टरी की ऐसी एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, कैरी करती है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेके जाती है, लंग्स में। तो एक क्वेश्चन आता है कि लंग्स तक, जो हार्ट से लंग्स तक लेके आने वाली ब्लड को लेके आने वाली आर्टरी जो कौन है, डेट इज पल्मोनरी आर्टरी। देखिए अब लंग्स में आगे, लंग्स में से ये जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब लंग्स से ये जाता है पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स इसे लेके जाती हैं लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है ओटा, वहाँ से जाके ये डिवाइड हो जाता है। कुछ ब्लड हमारा चला जाता है थ्रू कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स और कुछ चला जाता है थ्रू कैपिलरी इन हेड। देखिए अब हेड में, ब्रेन में जितना, ठीक है, ब्लड जो ऑक्सीजन यूज होनी है वो हो जाती है। उसके बाद फिर से वहाँ से ब्लड जो निकलता है डीऑक्सीजनेटेड होके वो थ्रू सुपीरियर वेना कावा फिर से वापस जाता है कहाँ पे, राइट एट्रियम में। और जो बॉडी ऑर्गन है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, इन्फीरियर वेना कावा में, और वहाँ से वो जाता है राइट एट्रियम में। और ये सर्कल रेगुलर चलता रहता है विदाउट एनी ब्रेक। इसी कारण जो हमारा हार्ट है वो ऐसा ऑर्गन है जो कभी भी ब्रेक नहीं लेता, ठीक है, कभी भी ब्रेक नहीं लेता। वो कौन सा ऑर्गन है, हार्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है जी। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है ब्लड प्रेशर मेजर करने में, डेट इज स्पेग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्पेग्मोमैनोमीटर ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करता है। और इसको डिस्कवर किसने किया था, सैमुअल, ठीक है, सैमुअल सिगफ्राइड ने इसको डिस्कवर किया था। इसके साथ ही एक और कई बार डिस्कवरी आ जाती है स्टेथोस्कोप की, ठीक है। स्टेथोस्कोप को किसने डिस्कवर किया था, ये कई बार पूछ लेते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रेने, ठीक है, रेने लिनक ने इसको डिस्कवर किया था स्टेथोस्कोप को। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारी बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना है, वो 120 से 80 mm। देखिए ऊपर का 120 और नीचे का 80 mm, ये आपने याद रखना है। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, डेट इज नेफ्रॉन को कहा जाता है, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी किडनी थोड़ी सी हायर होती है, ठीक है, दूसरी से। तो लेफ्ट किडनी है, जो लेफ्ट किडनी, इट इज स्लाइटली हायर, ठीक है, स्लाइटली हायर देन राइट किडनी, ठीक है, राइट किडनी। तो जो लेफ्ट किडनी है वो राइट किडनी से थोड़ी सी ऊंची होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू राइट किडनी। तो ये आपने याद रखना है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना लंग्स के बीच कि कौन सा लंग छोटा होता है थोड़ा सा, तो
तो लेफ्ट लंग राइट लंग से छोटा छोटा होता है, क्योंकि वो उसने स्पेस देनी है किसको, हार्ट को। इसी तरह जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर होती है राइट किडनी के कंपैरिजन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट आता है द ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द किडनी, वो कौन सी ब्लड वेसल है जो किडनी को ब्लड लेके जाती है, डेट इज रीनल आर्टरी, ठीक है, रीनल का मतलब ही होता है किडनी, तो कौन सी ब्लड वेसल, ठीक है, लेके जाती है ब्लड किडनी को, तो डेट इज रेनल आर्टरी। और जो किडनी से लेके जाती है डेट इज रीनल वेन, ठीक है, जो किडनी से लेके जाती है डेट इज रीनल वेन, और जो किडनी तक लेके आती है डेट इज रीनल आर्टरी, ये आपने याद रखना है। अब किडनी स्टोन, जो हम कहते हैं ना कि पथरी होगी किडनी में, वो किडनी स्टोन किसका बना होता है, डेट इज कैल्शियम ऑक्सालेट, कैल्शियम ऑक्सालेट का बना होता है जो किडनी स्टोन होता है, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब कुछ डिजीज हैं, जैसे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मीनामाटा डिजीज, ठीक है, मीनामाटा डिजीज किसके कारण होती है, ये मरकरी के कारण होती है, ठीक है, ये एक तरह से नर्वस सिस्टम की डिजीज है, ठीक है, ये बच्चों में ज़्यादातर होती है, ठीक है, ये मरकरी के पॉइजन के कारण, जब मरकरी के पॉइजन के कारण होती है ये मीनामाटा डिजीज। तो ये पेट क्वेश्चन है, आपने याद रखना कि मीनामाटा डिजीज किसके कारण होती है, इट इज कॉज ड्यू टू मरकरी, मरकरी के कारण होती है। नेक्स्ट, जो किडनी की प्रॉब्लम्स आती हैं, किडनी की डिजीज होती हैं, वो कौन से पोल्यूटेंट के कारण होती हैं, इट इज कॉज्ड बाय कैडमियम, इट इज कॉज्ड ड्यू टू कैडमियम के कारण होती हैं किडनी की जितनी भी डिजीज होती हैं, ठीक है, किस पोल्यूटेंट के कारण, इट इज ड्यू टू कैडमियम, कैडमियम के कारण होती हैं किडनी की डिजीज। नेक्स्ट, ठीक है, व्हाट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एग्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, देखिए ऐसी कौन सी रिप्रोडक्शन है जिसमें एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, डेट इज पार्थोजेनेसिस, और ये मेनली हनी बीज हो गए, ठीक है, हनी बीज हो गए, मेनली बीज होगी, वास्प हो गए, इन जैसे में ये होती है, ठीक है, इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एग डेवलप होते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पार्थोजेनेसिस। देखिए जो रिप्रोडक्शन सिस्टम के रिलेटेड हमने टेस्टिस वगैरह वो हमने एंडोक्राइन वगैरह में भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ वो इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया, वो हम पहले ही बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, विच इज दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होती है, ओवरी, ठीक है, तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है ओवरीज, और जो मेल में होती है डेट इज सेक्स जो टेस्टिस। देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से हार्मोन वगैरह सक्रीट करते हैं, ठीक है, जो हार्मोन वगैरह सक्रीट करते हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, इस प्रकार जो मेल में होते हैं डेट इज टेस्टिस, और जो फीमेल में होते हैं डेट इज ओवरीज। नेक्स्ट, इथाई डिजीज, देखिए जो पीसीएस के लास्ट पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि इथाई डिजीज किस पोल्यूटेंट के कारण होती है, इट इज ड्यू टू कैडमियम, कैडमियम के कारण होती है इथाई डिजीज, ये आपने याद रखनी है। देखिए ये मेनली जापान में थी, ठीक है, ये जापान में इसने ज़्यादातर अपना, ठीक है, जो इन्फेक्ट किया था जापानीज को, ये वहाँ की डिजीज है इथाई डिजीज। तो आपने याद रखना है कि किस पोल्यूटेंट के कारण होती है, कैडमियम के कारण होती है। तो इसके साथ आपके कुछ बोनस क्वेश्चंस हैं। देखिए इसमें आता है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, इट इज IVF टेक्निक, इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये टेक्निक यूज की जाती है टेस्ट ट्यूब बेबीज में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, IVF टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी, उसका क्या नाम था, ठीक है, इट वाज लुइस जॉय ब्राउन, इट वाज लुइस जॉय ब्राउन, ये ग्रेट ब्रिटेन की थी, ठीक है, लुइस जॉय ब्राउन ये उस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था, और ये ग्रेट ब्रिटेन की थी। और जो इंडिया में फर्स्ट जो बेबी थी टेस्ट ट्यूब बेबी, इट वाज बोर्न इन कोलकाता एंड हर नेम वाज दुर्गा, ठीक है, ये एक बेबी गर्ल थी, ठीक है, ये एक बेबी गर्ल थी जो कलकत्ता में पहली बार इसका जन्म हुआ था ड्यू टू बाय टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब टेक्निक के कारण, और उसका क्या नाम रखा गया, दुर्गा रखा गया। और इसी के साथ आता है क्लोन्ड, ठीक है, एनिमल्स में क्लोनिंग होती है, तो सबसे पहला एनिमल कौन था जिसका क्लोन किया गया था, इट वाज शीप, और उसका क्या नाम था, डॉली, ठीक है, डॉली नाम की वो शीप थी जिसका पहली बार क्लोन किया गया था, ठीक है, और उसका क्लोन बनाया गया था, ठीक है। तो इसके साथ हमारा, ठीक है, ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको कुछ अच्छा इसमें सीखने को मिला होगा, और आपको डिटेल में मैंने कराने की कोशिश की है। इसके साथ आपकी सारी बायोलॉजी कंप्लीट होती है।
ठीक है जी। आप टेंशन फ्री होकर इन सभी वीडियोस को देखिए, जो पीडीएफ दिए गए हैं, जो वर्कशीट दिए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़िए। आप ईजिली अटेम्प्ट करके आएंगे अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।